ये कहानी जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मुझसे 1 महीना पहले एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने जो अमेरिका में रहते हैं उन्होंने शेयर की और परसों दोबारा रब्ता किया यार कि मेरी बात झूठ लगी जो आपने अभी तक अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं की है। कोई बात अगर पूछना चाहते हैं तो शेयर करें। मैंने कहा मैं कई बार आपकी कहानी को नरेट करने की कोशिश की, लेकिन 2 मसाइल होते हैं। एक तो ये कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि खून के रिश्ते क्या इतने ख़तरनाक भी हो सकते हैं। दूसरी बात, क्या वाकई ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि उन्होंने मुझे ये कहानी दी क्यों है। मैं तो ये समझता था कि सिर्फ क्योंकि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ इस वजह से दी है, लेकिन उन्होंने मुझे कहानी क्यों दी इसके एंड में आपको बताऊंगा। पहले वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। लेट 80s की बात है, शायद 87-88 की, जब नसीम साहब ने पाकिस्तान छोड़ दिया। कराची के इलाके गुलबर्ग में वो लोग रहा करते थे। 1 साल पहले उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। अब इनके घर में वालदा, 2 बहनें और 2 भाई। 2 भाई सबसे छोटे थे और इनसे छोटी 2 बहनें थीं। ये सबसे बड़े थे घर में। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था और ये कराची छोड़कर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। अच्छा, उस दौर में जाने का इरादा करना मुश्किल होता था, जाना और वहाँ सेटल होना इतना मुश्किल नहीं होता था। लेकिन वहाँ गए हैं तो 5-10 साल कैसे गुजरे उनको नहीं पता लगा। वहाँ जाकर ना उन्होंने शादी की, ना अपने ऊपर होटलिंग पर ख़र्च किया, ना उन्होंने पिकनिक्स मनाई, ना उन्होंने वेकेशंस एंजॉय की, ना अच्छा कोई फ्लैट बनाया। 5-10 साल में अपने ऊपर कुछ खर्च ही नहीं किया। अपनी एक तरह से लाइफ को सोचा कि चलो यार आगे जिएंगे। उनकी खुशी क्या होती थी, भाई का लेटर आ गया, उससे छोटे भाई का लेटर आ गया, बहन का लेटर आ गया। वालदा ने कहा कि नहीं, बहन भाइयों में फ़लाने की ये ज़रूरत है, ईद आ रही है तो हर किसी के लिए इंडिविजुअली डॉलर्स आते थे कि भाई तुम ये शॉपिंग कर लेना, तुम ये शॉपिंग कर लेना, तुम ये जूते ले लेना, तुम्हारे लिए साइकिल, तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल। फिर बड़े हो गए तो काफ़ी अर्से तक बहन भाइयों में किसी ने कोई नौकरी ही शुरू नहीं की, कोई जॉब ही ज्वाइन नहीं की। हालांकि अच्छा पढ़ाया इन्होंने, वालिद साहब के बाद अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाई बड़ा होने की, लेकिन किसी ने नौकरी नहीं की क्योंकि ज़रूरियात पूरी हो रही थी। गुलबर्ग के पास एक रोड जाता है राइट साइड पे, और मेन रोड पे इनका घर उस ज़माने में, और अब तो बड़ा कमर्शियल जगह बन गई है। ईद बकरीद आ रही है तो इनके घर में अच्छा मवेशी आ रहा है कुर्बानी के लिए, जानवर कुर्बानी के लिए आ रहा है। फिर कुछ अरसे बाद अर्ली 2000 में इनको आने जाने के मसाइल हुए। वालदा थोड़ी एज हो गई उनकी, तो गाड़ी इन्होंने अरेंज करके दी। वहीं अमेरिका से सब चीज़ें हो रही हैं। गर्ज ये कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी नहीं। अब जब मेरी उनसे बात हुई, कह रहे यार कभी कभी मैं सोचता था कि कोई एक लेटर मेरे घर से ये भी आए कि यार तुम शादी कब कर रहे हो, ये हमने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। लेकिन हमेशा जब लेटर खुलता है या उस ज़माने में कॉल बुक होती थी तो यही सवाल होता था कि यार वो भाई हमारी ये ज़रूरत है। या मेरी वालदा कहती थी, वालदा अपने लिए कुछ नहीं कहती थी क्योंकि घर और फिर उसके नीचे दुकानें, उनकी ज़रूरियात पूरी होती थी। वालिद साहब का दिया हुआ बहुत कुछ था, तो लेकिन ये होता था कि नहीं यार तुम्हारे बहन भाई की फ़लानी ज़रूरत है तो पूरी कर दो। कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, जो सारी बात ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहता कि कुछ ज़ाती चीज़ें हाईलाइट ना ही हों तो बेहतर है। 2008 में उनकी जो वालदा थी उनको एक आर्ज़ा लाहक हुआ जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमार रहने लगी। और जो शख्स सालों में या 2-2, 3-3, 4 साल 5-5 साल पाकिस्तान आता था, बहुत 2012 में उनकी वालदा की डेथ हो गई। 2008 से 2012 के बीच में बहुत फ्रीक्वेंटली वो पाकिस्तान आया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। अर्ली 2000 में या लेट 90s में उन्होंने वहाँ पर एक शादी की एक इटालियन औरत से, और इटालियन औरत से उनकी एक बेटी और एक बेटा है। अब मेरे ख्याल से उनकी भी शादी हो चुकी है। और कुछ इनके मिजाज की गर्मी थी या वो ख़ातून का मिजाज इनसे मैच नहीं किया। बहुत कुछ अरसे बाद बहरहाल उन ख़ातून की अलहदगी, इनसे डिवोर्स वगैरह जो भी हो, कि बहरहाल अब उनकी बीवी नहीं है। खैर, दोबारा हम आते हैं 2008 से 2012 के पीरियड के बीच में, जब इनकी वालदा की डेथ हुई तो बहुत फ्रीक्वेंटली कराची आते थे, दोस्तों से मिलते मिलाते थे। एक तरह से कराची को जिसने लेट 80s में खैर बात कह दिया तो उसके क्या रूट्स बची होंगी, कुछ नहीं सिवाय फैमिली के। तो कह रहे एक दिन मैं बैठा हुआ था दोस्तों में, फ्रेंड्स में से किसी के फ्रेंड कोई एक काम वहाँ पर आई, और मुझसे एज में तो काफ़ी छोटी थी, लेकिन मेरी अच्छी उनसे बातचीत शुरू हुई। अब मुझे नहीं पता था क्या इंटेंशन है उनकी, क्या नहीं है, और कुछ नंबर्स वगैरह एक्सचेंज हुए। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, बाकी चीज़ें हुई, मैं फिर पाकिस्तान से वापस अमेरिका चला गया। मेरी उनसे बात रहने लगी ऑन एंड ऑफ। कुछ अरसे बाद उन खातून ने, हालांकि एज में कोई 20-22 साल का फ़र्क था, उन खातून ने पसंदीदगी का इजहार किया। अच्छा, वो खातून एक मुतवस्सित इलाके से ताल्लुक़ था उनका, कराची के, तो आप कोई ख़ास जॉब भी नहीं करती थी, लेकिन हाँ खुश शक्ल थी। कह रहे मुझे कोई रीज़न नहीं मिलता था कि मुझ में इंटरेस्ट क्यों ले रही है। बहरहाल मेरी अपनी इटालियन वाइफ से डिवोर्स के बाद मैं काफ़ी अर्सा तन्हाई का शिकार रहा। काम से घर,
क्योंकि बहन भाइयों के लिए, अपने घर के लिए इतना जिया था कि मुझे पता ही नहीं था कि यार वेकेशंस क्या होती हैं, हॉलीडेज़ क्या होती हैं। अपना फ्लैट उन्होंने नहीं बना, अपना घर नहीं बना सके। क्यों? क्योंकि कराची में जो घर था उसकी अगर रेनोवेशन होनी है कुछ अरसे बाद, जी ये मसाइल हो गए, वो मसाइल हो गए, उसके लिए लाखों रुपए भेजते रहना, तो अपना वो कुछ बना ही नहीं पाए ना। बहरहाल उन खातून ने बोला कि मैं ऐसे ऐसे आपसे शादी में इंटरेस्टेड हूँ। थोड़ा इसको मज़ीद फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। पाकिस्तान आए वो कुछ अरसे बाद और उन खातून की फ़ैमिली से मिले। घर में बड़े थे, वालदा दोनों का इंतकाल हो चुका था। इन्होंने किससे मिलवाना था? एक रस्मी सी मुलाकात वगैरह शायद कोई करवाई होगी अपने बहन भाइयों से, छोटों से, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनसे जिक्र ये किया कि मैं इस खातून से शादी करने जा रहा हूँ। तो एक अजीब सी बिटरनेस देखी और थोड़ा रिलक्टेंट देखा इस, या कहेंगे इस ख़बर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उनकी फ़ैमिली को। बहन भाई जो थे, 4 जो बहन भाई थे, उन्होंने ये चीज़ महसूस ख़ास नहीं की। धूमधाम से शादी हुई। इन्होंने सोचा कि चलो सही है, कुछ अर्से बाद मैं इसको अभी जाके पेपर फाइल वगैरह करूँगा और ले जाऊँगा अमेरिका। बारात के बाद जिस घर में ठहरना है वो इनका अपना घर होगा, जो इनका आबाई घर है, जो असल में वालदा का था। अब बहन भाई वहाँ रह रहे थे और इसी उस घर को बचाया, संवारा, खूबसूरती इन्हीं के पैसे नहीं दी थी। घर भले उनका वो वालिद साहब का था। आप यकीन कीजिए, बारात के बाद जब नसीम साहब अपनी दूसरी बेगम को उस घर में ठहराने के लिए लाए हैं कि जाहिर बात पहली रात है यहीं गुजारेंगे और 10-15 दिन बाद उन्होंने अमेरिका चले जाना था, तो उनके बहन भाई खड़े हो गए कि नहीं जी, आप तो अपनी बेगम को यहाँ नहीं रख सकते। ये बड़े हैरान हुए, कह रहे यार ये बच्चे जिनको किसी को मैंने गोदों में खिलाया, किसी के स्कूल की फ़ीस दी है, किसी के लिए मैंने क्या क्या किया है, वो ये बात क्या कर रहे हैं? कह रहे नहीं जी, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसी होती हैं कि वो ब्लेसिंग बन जाती है, लोगों के असल चेहरे सामने आ जाते हैं। बड़ी बहस हुई और ये इस हद तक रिक्वेस्ट करने पे आ गए उस घर के अंदर, उस छत के नीचे खड़े होकर उन लोगों से जिनको मैं, अगर आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, के जिनके मुँह में निवाला इन्होंने डाला कि इसको अभी तो रहने दो, अभी मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ, और सुबह मैं इसकी मांगियाँ छोड़ दूंगा, फिर मैं अमेरिका जब जाना है उसके बाद मैं पेपर्स फाइल कर दूंगा। लेकिन मुझे तुम लोगों के रवैये की समझ में नहीं आई, नहीं रहने दिया जी। वो फिर इसको अपनी माँ के घर छोड़ कर आए। क्या जी, फर्स्ट नाइट होनी थी शादी के बाद और जो भी था वो कुछ भी नहीं, और वो अपनी सास के यहाँ, यानी कि उस लड़की की माँ के यहाँ उसको छोड़ कर आए। घर की काम वाली के ज़रिए, बाकी लोगों के ज़रिए इनको पता लगा। काम वालियों ने बताया कि साहब आप तो वहाँ होते हैं, ये लोग बहुत कड़वे लोग हैं, ये आपके पीछे दिमाग ये बना के बैठे हुए हैं कि कहीं आपकी बेगम यहाँ, आप 15 दिन 10 दिन के लिए कह रहे हैं, आप कहीं कब्ज़ा ही ना कर ले। तो उनको ये बात समझ में नहीं आई कि भाई मैं अगर यहाँ रहूँगा या मेरी बेगम रहेगी तो प्रॉब्लम क्या है। तो इनको शक व शुबात हुआ। अमेरिका जब ये चले गए तो यहाँ अपने लिंक्स के ज़रिए, अच्छा इनके कुछ पॉलिटिकल एक ज़माने, तालिब इल्मी के ज़माने में सियासत से कुछ ताल्लुक़ रहा था, जो अब अच्छी पोजीशन पर था, कोई वकील था, कोई पुलिस में अच्छे ओहदे पर है, दीगर अच्छे ओहदों पर तैनात है, उनके ज़रिए पता करवाया तो पता ये लगा कि घर तो वालिद साहब का था और उसके बाद बंटवारा होना चाहिए था, लेकिन बहन भाइयों का तो कोई ख़ास निज़ाम नहीं था, इन्हीं का अच्छा निज़ाम था। इन्होंने कभी क्लेम ही नहीं किया और वालदा से कभी कुछ कहा नहीं। हाँ, जब वालिदा का इंतकाल होने वाला था तो उनके सबसे छोटे भाई ने पावर ऑफ अटर्नी की बात की थी, तो इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए थे। तो उन पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए सबसे छोटे भाई ने 2 बहनों को साथ मिलाकर ये घर अपने नाम कर लिया था। ये एक इंकशाफ हुआ इनके ऊपर और ये गैर कानूनी था, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि वो पावर अटर्नी तो गलत काम के लिए यूज़ की गई थी, वो तो वालदा को दी गई थी। उन्होंने उसके तरीके से किसी तरह घुमा के वालदा को ले गए और वालदा को शायद पता नहीं था। सबसे छोटे भाई ने कार्रवाई डाल दी। अब इनको गुस्सा इस बात पर आया कि भाई पहले वो रवैया और फिर उसके बाद पता लगा था कि घर पे कब्ज़ा कर चुके। इनको घर में हिस्सा नहीं चाहिए था, लेकिन फिर इन्होंने फ़ोन करके अपने बहन भाइयों को बोला। अच्छा, जब तक इनकी जो बेगम थी, 8-9 महीने गुजर चुके थे, इनकी बेगम दूसरी जो बेगम थी, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद अमेरिका पहुंच चुकी थी। इन्होंने बोला कि भाई मुझे अब ये घर बेचो और मुझे पैसा चाहिए। तो उन्होंने बोला पहली बात है, घर तो ये वाले साहब का था और ये इसका तो बंटवारा होगा जो भी होगा। तो उन्होंने बताया कि मुझे पता लग गया, सबसे छोटे वाले को बोला कि मुझे पता लग गया, तुमने कार्रवाई डाल दी और ये तुम्हारे नाम पर है। वो छोटा भाई जिसकी साइकिल से लेके, मोटरसाइकिल से लेके गाड़ी तक और हर ख्वाहिश पूरे करने तक ये आगे आगे रहे। उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं, अपना कुछ बनाया ही नहीं अमेरिका में 40-45 साल रहने के बावजूद। वो भाई ये कह रहा है कि आपको अगर चाहिए तो कोर्ट के ज़रिए ले लें, वो भी आपको इस उम्र में मिल जाए, इस ज़िंदगी में मिल जाए तो बड़ी बात है। अब अभी मैं बताता हूँ आपको इन्होंने मुझे कहानी दी क्यों थी। तो इस पे उनकी नसीम साहब की एक नई जंग शुरू हुई। किसी लिंक के ज़रिए इन्होंने कराची में एक वकील साहब हायर किए और अदालत में दरख्वास्त दायर की कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है।
आप यकीन कीजिए, नसीम साहब का कहना ये है कि जो कहते हैं ना हमारा अदालती निज़ाम बहुत पीछे है, कह रहे 3 से 4 वकीलों ने मुझसे लाखों रुपए ईंठे इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि ये तो पाकिस्तान में है ही नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो मैं तो उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो गया। काफ़ी अरसे बाद जाके मुझे एक बाएतमाद और एक इंटेलिजेंट वकील मिला जिसके ज़रिए मैंने केस फ़ाइल किया। लेकिन उसके बाद जजिस का मसला, तारीख़ पे तारीख़, फिर वही सिस्टम। उन्होंने बोला कि मैंने कोई 10 साल केस लड़ा है और अभी भी वो केस कहीं नहीं खड़ा हुआ। फिर मैं आपको बताता हूँ इन्होंने कहानी मुझे क्यों दी थी। भाई आपका रीज़न, कह रहे हैं सबसे छोटा जो भाई है ना वो वही है जो आप हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे वो सहाफ़ी हैं। फिर मैंने खैर उनसे ज़िक्र किया, मैंने कहा भाई मैं न्यूज़ एंकर हूँ, हमें तो बड़ी मुश्किलों से ही जर्नलिस्ट माना जाता है। आपकी मेहरबानी कि मुझे आप सहाफ़ी मान रहे हैं, वरना हमें तो प्रेस क्लब वाले नहीं मानते। तो कह रहे यार आप प्रेस क्लब कभी गए होंगे तो इस नाम से मेरा छोटा भाई है। और मैंने कहा तो बड़े नामी ग्रामी आदमी है और बड़े मोतबर इंसान है, मेरे ख्याल से आप क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप शायद दिल बर्दाश्ता हो गए, ज़्यादा ही नफ़रत करने लग गए। फिर उन्होंने मुझे कुछ प्रूफ्स भेजे। तो क्या कह सकते हैं जी, दुनिया में मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों पर से अपने बहन भाइयों पे एतबार करना छोड़ दें। खैर अभी वो जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में एक नया महाज खड़ा हो गया है। वो जिस लड़की को शादी लेकर गए थे, मैं अगली वीडियो में उसकी डिटेल बताऊँगा आपको। उस लड़की ने उनके साथ उनकी ज़िंदगी वहाँ कैसे अज़ाब की हुई है, वो एक नया चैप्टर उनकी ज़िंदगी में खुल गया। वो कहते हैं यार ज़्यादा इश्क की शादी भी ख़तरनाक हो जाती है। मैंने तो एतमाद किया और अपने अकेलेपन का सहारा ढूंढा, लेकिन शायद उसने मुझे नेशनैलिटी के लिए एक तुरप का पत्ता समझा और इस शादी को, और वो उनके साथ वहाँ क्या हाशिर कर रही है वो एक अलग कहानी है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊँगा। लेकिन अभी यहाँ जो खून के रिश्तों की बात हो रही है, उन साहब का जो जिनको वो कराची का एक नाम है जी सहाफ़ियों में, वो कहते हैं जी वो मेरा भाई है और वो कहता है जी मेरे ये ताल्लुकात है, मेरे वो ताल्लुकात है, तुम ये केस जीत के दिखा दो। फिर इन्होंने फतवा भी लिया जाके ना कोरंगी में जो दारुल उलूम भूल गया तकी उस्मानी साहब का गालबन, वहाँ जैसे से आगे फतवा भी लिया कि तुम गैर शरई काम कर रहे हो। अपने छोटे भाई को दिखाया और बहन को भी दिखाया। तो वो कहते हैं जी फैमिली कहती है तुम लेते रहो जितने फतवे मिलना है, ये तो चंद हज़ार दे के फतवे मिल जाते हैं। कोर्ट से लेना था, तुमने केस करना था, कर लिया, खुश हो गए, अब ले के दिखा दो। क्या कहेंगे जो इस वीडियो का टाइटल रखा मैंने कि लाइफ पोस्टपोन्ड, यानी कि अब कहते हैं ना ये इवेंट होना था अब ये परसों होगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी परसों पर डाल दी, हाल में जिए ही नहीं। सब कुछ अपने बहन भाइयों के लिए किया, कुछ नहीं किया। अमेरिका जैसे सोने की चिड़िया उनके हाथ में थी और वहाँ बैठकर भी कुछ नहीं किया अपने लिए। आज हर महाज पर वो ख़ुद को नाकाम समझते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलेपन का शिकार वो हैं। बाकी लोग तो खुश खुर्रम हैं, खुशहाल हैं। क्या होगा जी मकफ़ात अमल, कुछ होगा नहीं होगा बाकी लोगों के साथ, उनके साथ इंसाफ होगा नहीं होगा। आप सब जानते हैं पाकिस्तान में अदालती सिस्टम क्या है, अखलाकी सिस्टम क्या है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये, ओवरसीज़ पाकिस्तानी शायद इस बात को ज़्यादा समझ सकते हैं कि मैं नहीं कहता कि आप किसी के लिए कुछ ना करें, लेकिन अपने लिए भी कुछ करें, अपने आप को भी कुछ दें, अपने आप को भी बनाएं। कम से कम 50-50% रख लें। उन्होंने तो 100% ही अपनी ज़िंदगी त्याग दी थी। बहुत शुक्रिया।